जी, तो आवाज आ रही है सबको? जी सर। चलो परफेक्ट। तो जब आप फ्री फुल टेक्स्ट पे करते थे तो फिर आपको फुल टेक्स्ट भी आता है, समटाइम फुल टेक्स्ट नहीं भी आता, कुछ जो जर्नल्स होते हैं जो पेड होते हैं तो वो फुल टेक्स्ट नहीं देते, वो फिर आपको परचेज करने पड़ते हैं, या तो आप इंडिविजुअली उनको परचेज करते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूशन के जरिए आप उनको एक्सेस करते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन ने उनकी लिया हुआ होता है उनका लाइसेंस और फिर वहां से आपको वो मिल सकते हैं। इवन समटाइम्स इंस्टीट्यूशन ने भी नहीं लिया हुआ हो तो फिर क्या करें? फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास एक्सेस होता है। तो अगर आपका कोई दोस्त वगैरह वहां पर हो, अब उससे कह सकते हैं उसके साथ लाइब्रेरी में चले गए, जैसे कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चले गए, जीएसएमयू चले गए, डाउ चले गए, तो यहाँ पे जो है वो इनके पास लाइसेंस होता है, एक्सेस होता है। तो आप वहां पे जाके वो आर्टिकल जो इनका फुल टेक्स्ट नहीं निकल रहा जो कि पेड है वो भी वहां से निकल आते हैं। फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अच्छा जी वहां पे भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करें? तो इवन एचईसी ने भी ये दिया हुआ है कि आप एचईसी को जब लिखते हैं तो वो भी आपको वो आर्टिकल्स निकाल के प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो है, लेकिन अगेन दे डू प्रोवाइड। आप उन्हें लिखें तो वो भी आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो जर्नल का जो ऑथर है या उस जर्नल का जो एडिटर है आप उससे लिखें कि भाई मैं फला कंट्री से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस आर्टिकल को परचेज करना, क्योंकि एक एक आर्टिकल $50-50 का होता है। तो अगर आपको 10 आर्टिकल चाहिए तो $500 तो फिर बहुत महंगी लिटरेचर सर्च ही इतना महंगा पड़ जाएगा कि बाकी काम कैसे होंगे। तो फिर आप उनको लिखते हैं तो वो भी आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर काइंड इनफ कि वो शेयर कर लेते हैं उस आर्टिकल को विदाउट एनी चार्जेस, वो भी कर देते हैं। देन इन द एंड एट द लास्ट बहुत सारे ऐसे भी फोरम्स हैं सोशल मीडिया पे ही जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, और ऐसे स्कॉलरली फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना कंसर्न आर्टिकल के लिंक शेयर करते हैं कि भाई मुझे ये आर्टिकल नहीं मिल रहा, कोई किसी के पास एक्सेस हो तो मुझे डाउनलोड करके दे दे। तो लोग जो है वो अपने पर्सनल पोर्टल से उसको एक्सेस करके डाउनलोड करके आपको ईमेल या इनबॉक्स कर देते हैं और वो आर्टिकल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। सो देयर आर सो मेनी वेज, द ओनली थिंग इज यू नीड अ विल। जहाँ आप कोशिश करते हैं आपको वो आर्टिकल मिल ही जाता है। फिर बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट निकालने में मदद करती हैं, स्पेशली द रशियन वेबसाइट्स, क्योंकि रशिया में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है कि इवन द रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट्स द स्टूडेंट इन टर्म्स के, वो कहते हैं कि जी वी डोंट बिलीव इन द कॉपीराइट विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, और जो भी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो रशियन नेशन के खिलाफ बहुत सारे पायरेसी के से मुतालिक केसेस कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में चल रहे हैं, बट दे डोंट गिव डैम अबाउट इट। वो कहते हैं जी मर्जी है जो करना है करो, हम तो अपने स्टूडेंट्स को हर चीज देंगे। तो आपको बहुत सारी रशियन वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे फ्री बुक्स, फ्री आर्टिकल्स आपको मिल रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, इसी तरह से मजीद इसमें ऑप्शन है कि जी आपको आर्टिकल जो आप ढूंढने क्या चीज है, कोई बुक है, डॉक्यूमेंट है, क्लिनिकल ट्रायल है, मेटा एनालिसिस है, रिव्यू है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, रैंडमाइज्ड ट्रायल है, कौन सी डेट में आपको देखना है, 1 साल में देखना है, 5 साल में देखना है, अपनी कोई कस्टम रेंज आपने डालनी है, क्या चीजें करनी। देन एडिशनल फिल्टर्स भी हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे और फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि भाई मैं कोई लेटर ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई लेक्चर ढूंढ रहा हूँ, जर्नल आर्टिकल है, क्लिनिकल स्टडी है, फेज 1 का क्लिनिकल ट्रायल है, फेज 4 का है, पर्सनल नैरेटिव है, क्या जो भी चीज आप देखना चाहे ना हर चीज मिल जाती है। तो डिफरेंट ह्यूमंस पे कर रहे हैं, एनिमल्स की स्टडी है, कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए ये आप यहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं, भाई मुझे इसी लैंग्वेज का चाहिए। किसी पर्टिकुलर जेंडर की आप बात कर रहे हैं तो उसी जेंडर से रिलेटेड आर्टिकल्स निकाल के देगा। किसी पर्टिकुलर जर्नल की बात कर रहे हैं तो उन्हीं जर्नल्स को जाके वो देखेगा। एज ग्रुप को देख रहे हैं तो एज ग्रुप को देखेगा। तो देयर सो मेनी सर्च ऑप्शंस आर ओवर हियर जिसको आप यूज कर सकते हैं। देन अगेन इसमें एक और ऑप्शन एडवांस
सर्च ऑप्शन यहाँ पर भी एक नजर आ रहा है। इफ यू सी देयर इज अ टर्म एडवांस, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एडवांस बार खुल गया, और इस एडवांस बार में जितने भी मैंने प्रीवियस सर्चेस करी हैं उन सब के रिजल्ट्स मेरे पास नजर आ रहे होंगे। कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले ये सर्च की थी, कोविड-19 चिल्ड्रन, मुझे 16,000 हिट्स मिली। उसके अलावा कोविड-19 चिल्ड्रन मैंने फ्री फुल टेक्स्ट किया था 16,000 मिली, टोटल किया था तो 20,000 मिली। लास्ट 1 ईयर किया था तो 14,000 मिली। तो आपको पूरी समरी भी दे रहा होता है, और इस समरी को आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपसे मांगती हैं कि जब आप थीसिस, साइनॉप्सिस या आर्टिकल देते हैं तो आपसे कहते हैं ठीक है आप अपनी सर्च हिस्ट्री जो है वो हमें डाउनलोड करके भेजें कि आपने इस आर्टिकल के लिए जो सर्च किया है वो क्या सर्च किया था, क्या कीवर्ड सर्च किए थे, आपके पास कितनी हिट्स आई जब आपने सर्च बटन दबाया, आपने उसको फिल्टर कैसे किया। तो वहां पर ये जो सर्च हिस्ट्री आपको नजर आ रही है ये आप डाउनलोड करके उनको शेयर करते हैं। तो ये सम टाइम इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि जो आपने डाले हुए होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। अच्छा जी। सर हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि जैसे आपने इम्पैक्ट का बताया कि 0.2 से लेकर 60-65 तक आर्टिकल्स से, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो 60 है या 60 प्लस है? जैसे लाइक अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ें या उनकी साइट को ही हम वो करें अपने आर्टिकल में इंक्लूड रेफरेंस, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट लाइक देखें होती है उसमें मेंशन होता है? देखें दो चीजें, एक तो ये कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की वेबसाइट पे दिया हुआ होगा, हर साल वो अपडेट हो रहा होता है। देन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि लिस्ट ऑफ जर्नल देती हैं, उनके इम्पैक्ट फैक्टर वाइज उनकी भी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो तीसरा तीसरा ये कि आप दो तरीकेकार होते हैं स्टडी करने के। एक ये कि जी आप जर्नल वाइज पढ़ते हैं, आपने कहा जी मेरे पास जो भी नेचर का आएगा या बीएमसी का जो भी एडिशन आएगा मैं उसको पूरा एडिशन पढ़ूंगा, ठीक है जी। जैसे वो हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद मंथली आपको वो जर्नल आ जाता है, चाहे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी हो। आपने उसका इंडेक्स खोला, जो अच्छे आर्टिकल्स लगे आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये आपने एक रीडिंग हैबिट बना ली। दूसरा होता है फिर आप टॉपिक वाइज सर्च करते हैं, या जो मुझे टॉपिक से रेलेवेंट है मैं उसको सर्च करूँ, उसको देखूं। तो उसमें भी जब आप दो तरीके हमने बताया कि जी पबमेड इस पे इंडेक्स ही मिलेंगे आपको, अच्छे जर्नल्स ही मिलेंगे, लेकिन समटाइम्स पबमेड इज नॉट इनफ क्योंकि इस पे लोकल डेटा आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपके लोकल जर्नल्स पबमेड में बहुत कम है। तो आपको ये जरूर देखना होता है कि जी हमारे सेटअप में कहीं इस पे काम हो तो नहीं चुका। तो उसको देखने के लिए फिर आपको गूगल स्कॉलर पे आना पड़ता है, जहाँ से आपको लोकल डेटा वहां ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से एक लोकल वेबसाइट है जिसपे लोकल डेटा की डिटेल्स, लोकल जर्नल्स की डिटेल्स मौजूद है, वो कहलाती है पाक मेडी नेट। पाक मेडी नेट, ये पबमेड की तरह की है लेकिन ये लोकल जर्नल्स के लिए बनी हुई है, कि इसमें पाकिस्तानी जर्नल्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पाकिस्तानी आर्टिकल जो छपे होंगे पाकिस्तानी जर्नल्स में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब पबमेड के कुछ और ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे ये दे रहा है कि जी राइट साइड पे आपने जो भी कीवर्ड डालना है उसको आप करेंगे, और लेफ्ट साइड पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी जो कीवर्ड आप डाल रहे हैं इसको मैं कहाँ पे सर्च करूँ, किसी आर्टिकल के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में सर्च करना है कि थ्रू आउट आर्टिकल में कहीं भी सर्च कर सकता हूँ। तो जब ऑल फील्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है भाई ये जो कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो मैंने लिखा कीवर्ड डायबिटीज, तो ये डायबिटीज का वर्ड पूरा आर्टिकल में कहीं पर भी आ जाए, चाहे ऑथर के नाम में आए, टाइटल में आए, एब्स्ट्रैक्ट में आए, मेन बॉडी में आए, कहीं पर भी है आप इसको उठा लो, तो ये ऑल फील्ड्स में वो कहीं पर भी आएगा, उठा लेगा। आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं चाह रहा हूँ डायबिटीज का कीवर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल में हो, वही वाले आर्टिकल्स मेरे सामने है। तो जब आप इस फील्ड को खोलेंगे लेफ्ट साइड वाले बॉक्स को तो आपके सामने बेशुमार ऑप्शन आ जाते हैं कि आप जो कीवर्ड है क्या वो ऑथर का नाम है, क्या किसी बुक का नाम है, किसी पर्टिकुलर डेट को आप सर्च कर रहे हैं, मैश वर्ड को सर्च कर रहे हैं, एडिटर फिल्टर ग्रांड नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो जब आप ग्रांड नंबर लेंगे तो डायबिटीज की जगह ग्रांड नंबर लिख देंगे, आईएसबीएन नंबर करके सर्च करेंगे वैसे कर सकते हैं, डीओआई नंबर करके सर्च करना चाहें लैंग्वेज वाइज, तो जो भी आप फील्ड करेंगे और उससे रेलेवेंट आप कीवर्ड डाल देंगे तो वो उसी एरिया में जाके उसको सर्च करेगा। टाइटल में देखना है, एब्स्ट्रैक्ट में देखना है, वॉल्यूम में देखना है, कहाँ पे सर्च करना है, किस जगह करना है, वो हर जगह उठा के उसको
करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डायबिटीज को सर्च करके देखता हूँ कि क्या आता है। जब मैंने डायबिटीज को सर्च किया तो अगेन क्योंकि फ्री फुल टेस्ट किया था तो 3,15,000 मेरे पास आया। अब मैं इसको फ्री फुल टेस्ट को खत्म कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 8,50,000 के करीब तकरीबन मेरे पास आ गए। अब हम दोबारा एडवांस सर्च में जाके देखते हैं। जी ठीक है, इतने सारे हिट्स आए हमारे पास। अब हम डायबिटीज को सर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइटल में। लेट्स सी कि हमारे पास कितने हिट्स आते हैं। अभी भी मेरे पास 2.5 लाख के करीब हिट्स आए क्योंकि डायबिटीज अब यहाँ पर टाइटल में जरूर मौजूद होगा। तो अप टू यू कि आप किसी भी चीज को वॉल्यूम नंबर आपको पता है, जर्नल का नाम पता है, ऑथर का नाम पता है, उसको करके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन अनदर थिंग, आपने कहा कि यार कुछ और यहाँ पे फीचर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी सर्च को और स्पेसिफिक बनाने के लिए, और ये फीचर्स कहलाते हैं बोलान या बोलान भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 3 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड, AND एंड, और, OR, एंड NOT नॉट। इन तीनों को भी यूज कर सकते हैं। इनको कैसे यूज करते हैं हम अपनी सर्च को मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए? सपोज करें मैंने पहला लिखा डायबिटीज, अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं वो आर्टिकल्स निकालूं जिसमें डायबिटीज भी हो और हाइपरटेंशन भी हो, दोनों बीमारियां हो, दोनों बीमारियों का जिक्र हो। तो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। मुझे सिर्फ डायबिटीज वाले आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइपरटेंशन वाले नहीं चाहिए, मुझे वो आर्टिकल चाहिए जिसमें ऑथर ने, जिसमें रिसर्चर ने दोनों का जिक्र किया हो। तो बहुत मुमकिन है कि दोनों पे काम भी हुआ हुआ होगा। तो अब मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड करूंगा। कौन सा कीवर्ड ऐड करूंगा? यहाँ पे जब मैं इस पे यहाँ राइट साइड पे देखें तो तीनों कीवर्ड आपके पास नजर आ रहे हैं, बोलान्स, एंड, और, एंड नॉट। अब मैं एंड यूज करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको एंड को क्लिक किया तो डायबिटीज मेरा नीचे आ गया। दूसरा मैंने कीवर्ड डाल दिया हाइपरटेंशन, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो नीचे देखें क्वेरी बॉक्स में आपके डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, और यहाँ जो एंड है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, AND कैपिटल में। तो अब ये सिर्फ वो आर्टिकल दिखाएगा जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों का जिक्र होगा। तो लेट्स सर्च इट एंड सी के क्या दिखाता है। तो अब देखें, अब आपकी सर्च हिट्स कम होकर 1,13,000 पर आ गए क्योंकि अब इसने वो तमाम दिखाए हैं जिसमें डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों चीजें नजर आ रही हैं। अब हम वापस पीछे जाते हैं। हमने कहा ठीक है, जब एंड वाला फीचर देख लिया, अब और वाला फीचर क्या होता है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन। अब यहाँ देखें क्वेरी बॉक्स में आ गया डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और का क्या मतलब है? कोई यहाँ पे बताना चाहेगा और का क्या मतलब हो सकता है? डायबिटिक या हाइपरटेंशन या लाइक मतलब सर जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड भी आर्टिकल हो और हाइपरटेंशन से रिलेटेड, मतलब दोनों कंबाइन ना हो, सेपरेटली हो। अच्छा जी, सही है। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? देखें जी, और अंग्रेजी वाला और का मतलब है या। सर ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकती तो है, हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकती है। नहीं, इसको इतना बेचारे को नहीं पता। ये सिंपल और को टर्मिनोलॉजी को फॉलो करेगा। कंपैरेटिव का तो उसको हमने कोई कमांड ही नहीं दी तो बेचारे पकड़ भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ वर्ड पढ़ रहा है और ये कहेगा ठीक है भाई, मैं वो तमाम आर्टिकल्स निकाल दूंगा जो कि डायबिटीज पर हो या हाइपरटेंशन पर हो या डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों पर हो। मुझे कोई एक कीवर्ड ही मिल गया क्योंकि मैंने और डाला है, OR या। तो मैंने बताया भाई या तो वो आर्टिकल ढूंढो जिसमें डायबिटीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो, दोनों हो डजंट मैटर, लेकिन कोई एक भी हो वो भी आर्टिकल मुझे निकाल के दिखा दो। बेशक सिर्फ डायबिटीज का वर्ड हो वो भी निकाल लो, बेशक सिर्फ हाइपरटेंशन हो वो भी निकाल लो, और दोनों हो तो वो भी निकाल लो। एटलीस्ट एक वर्ड जरूर होना चाहिए। तो और बता रहा है डायबिटीज
और हाइपरटेंशन। कोई एक वर्ड तो हो, दोनों हो, आई डोंट केयर, लेकिन कोई एक वर्ड जरूर होना चाहिए। तो आपका जो नंबर ऑफ सर्च हिट्स हैं वो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा सर। बड़ा हो जाएगा बड़ा सर, लार्ज स्केल हो बड़ा जाएगा। हो ऑब्वियसली जाएगा। इसलिए कि बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 13 लाख पे चला गया, क्योंकि अब उसने वो तमाम आर्टिकल्स निकाले, इसमें डायबिटीज का वर्ड अकेला आ रहा होगा तो भी ले लेगा, हाइपरटेंशन के साथ आ रहा होगा तो भी ले लेगा, सिर्फ हाइपरटेंशन होगा वो भी ले लेगा। मीन सर अच्छा ये जी। वर्ड सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, ये बोलैंस का यूज है। आप चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी चीज लिखना चाह रहा हूँ कि मुझे इन दोनों में से कोई एक भी, आपने सपोज करें दोनों सिनोनिम्स यहाँ पे लिख दिए। आपने कहा जी चिल्ड्रन एंड पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक्स, ठीक है, तो अब वो तमाम आर्टिकल निकालेगा जिसमें वर्ड चिल्ड्रन भी होगा, वो तमाम आर्टिकल्स निकालेगा जिसमें वर्ड पीडियाट्रिक्स भी होगा, दोनों हो या कोई एक भी हो, वो तमाम आर्टिकल्स आपको निकाल के दे देगा। तो ऐसे मौके पे जहाँ पे सिनोनिम्स हो आपके पास और आप एक साथ उनको सर्च करना चाह रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा है कि आपको टोटल कंपाइल्ड करके टोटल नंबर ऑफ हिट्स आपको दिखा देता है कि भाई वो तमाम आर्टिकल है, इसमें वर्ड चिल्ड्रन भी है, जिसमें किड्स भी है, जिसमें पीडियाट्रिक्स भी है। अब आप ढूंढ लें आपको जो भी है, तो ये और का वर्ड वहां पे ये यूज काम आता है। तो सर ये जो है गूगल स्कॉलर पे हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे? नहीं, गूगल स्कॉलर पे ये इतना अच्छा काम नहीं करता। बोलैंस जो है ना, ये पबमेड पे ज्यादा अच्छे काम करता है। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो नॉट का है। डायबिटीज एड विथ नॉट, मैंने कहा डायबिटीज और फिर वापस हाइपर टेंशन लिखा नॉट करके। अच्छा जी, अब ये नॉट का क्या मतलब है? नॉट कह रहा है स्पेसिफिकली डायबिटीज, जी, नॉट हाइपरटेंशन। नॉट ओनली डायबिटीज। हाइपरटेंशन। ये कह रहा है कि जी डायबिटीज हो लेकिन हाइपरटेंशन ना हो, नॉट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं सिर्फ उन आर्टिकल को देखना चाह रहा हूँ जिन्होंने हाइपरटेंशन ना हो, डायबिटिक वाले खाली लियो, हाइपरटेंशन ना लियो, तो आपने डायबिटीज नॉट हाइपरटेंशन कर दिया। आपने कहा जी मैं डायबिटीज टाइप 2 लेना चाह रहा हूँ लेकिन टाइप 1 वाले मेरे पास निकल के ना आ जाए, तो आपने डायबिटीज टाइप 2 नॉट टाइप 1 कर दिया, तो टाइप 1 वाले खुद ब खुद आर्टिकल्स उड़ा देगा, ये उनको नहीं दिखाएगा, ताकि सर्च को मोर स्पेसिफिक कर देगा। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ हिट्स कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? कम। कम हो जाएंगे, क्योंकि आप नॉट कर रहे हैं, आप चीजों को उड़ा रहे हैं। एक सेकंड हो। जी एम आई ऑडिबल? सॉरी, एक बीच में कॉल आ गई थी। जी, तो हमने जब डायबिटीज नॉट हाइपरटेंशन किया तो अब इसने रिजल्ट्स हमारे पहले से कम कर दिए, क्योंकि अब ये सिर्फ डायबिटीज दिखा रहा है, जहां हाइपरटेंशन का वर्ड है इसने उनको उड़ा दिया। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपनी सर्च को और ज्यादा स्पेसिफिक करा। जो भी आप सर्च करेंगे वो देखो तमाम का तमाम नीचे लिखा हुआ आता चला है। जब मैंने सिर्फ डायबिटीज किया था तो 8 लाख 8.5 लाख हिट्स आई थी। जब मैंने डायबिटीज नॉट हाइपरटेंशन किया तो हिट्स कम होकर 7,34,000 पर आ गई। इसलिए डायबिटीज है हाइपरटेंशन किया, दोनों एक साथ होने चाहिए तो 1.25 लाख पे चला गया, डायबिटीज और हाइपरटेंशन किया तो 13 लाख पे चला गया। तो देयर इज सो मच फ्लक्चुएशन। जब मैंने डायबिटीज सिर्फ टाइटल में डाला तो ये आ गया। तो अब जो भी करते हैं उसकी यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, और जब आप डिटेल करते हैं तो वो और डिटेल में बता देता है कि आपने सर्च में क्या क्या चीजें करी थी, क्या क्या नहीं करी थी, किस किस तरह से आपने उसको किया था। समटाइम इंस्टीट्यूशन जो है वो आपसे ये चीजें मांग लेते हैं, तो आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पास सेव कर लेंगे और इसको अपने आर्टिकल में थीसिस में मेंशन करके
बता सकते हैं कि भाई मैंने आप ऐसे ऐसे किया था। क्या आवाज आ रही? जी सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। जी, am I audible now? Yes, sir. परफेक्ट। तो ये एडवांस सर्च की हिस्ट्री समटाइम्स अगर आपको देनी होती है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप किस फील्ड में करना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑथर को ढूंढना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर एडिटर के फाइल देखना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर जर्नल को देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने कहा जी मैं सिर्फ जर्नल जेपीए में कर दिया मैंने, और फिर ऑल फील्ड्स में मैंने एंजाइटी कर दिया। अब ये सिर्फ एंजाइटी को ढूंढेगा कहाँ पे, जो कि जेपीएमए में पब्लिश हुए होंगे। यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं नजर आ रहा, नहीं मिल रहा। तो मे बी जेपीएमए का वर्ड इसने सही नहीं उठाया। General medicines. जेपीएमए में सर्च नहीं उठा रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसी तरह से आप किसी भी तरह से चाहे चीजों को सर्च कर सकते हैं। कोई चीजें काम नहीं करें, ट्राई अनदर थिंग, कोई और चीज करके देखें, वो भी हो जाती है। देन देयर इज अ क्रिएट अलर्ट, ये भी एक ऑप्शन है जो कि गूगल स्कॉलर पे भी होता है, कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर ऑथर को लेके आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी उससे रेलेवेंट कोई चीज पब्लिश होगी तो वो आपके पास सामने आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई ये जो आपने अलर्ट सेट किया था इस पे ये चीज पब्लिश होकर आई है। तो आप अपडेटेड रहते हैं अपने इंटरेस्ट से, कि जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट होता है उस पर जो भी चीज होती है वो आपके सामने आ जाती है। अच्छा जी, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं विच वी शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ टॉपिक। ठीक है, सपोज करें हमने सोचा है 3-4 चीजें हैं कि जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। मैं डायबिटीज से भी काम कर सकता हूँ, मैं हाइपरटेंशन पे भी कर सकता हूँ, मैं हेपेटाइटिस पे भी कर सकता हूँ, मैं टीबी पे भी कर सकता हूँ, मैं रेटिना कैटरेक्ट पे भी कर सकता हूँ, रेटिनल डिटैचमेंट में भी कर सकता हूँ, ओटाइटिस मीडिया पे भी कर सकता हूँ, लेबर पेन पे भी कर सकता हूँ, और पोस्ट नेटल केयर के ऊपर भी मैं कर सकता हूँ, आर्थराइटिस के ऊपर भी स्टडी कर सकता हूँ। तो एरियाज बहुत सारे हैं। तो कौन से एरिया के ऊपर हम अपने टॉपिक, अपना सिनॉप्सिस बनाएं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। कि दे आर सर्टन, कह सकते हैं हम कि सर्टन टिप्स हैं which helps you to finalizing कि जी आपने कौन सा टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए। तो whenever you सॉरी start सर, with the आपकी work। आवाज में बहुत सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है सर। अब आ रही है मेरी आवाज? सर वॉइस आ रही है लेकिन डिस्टॉर्शन, सबको बेल डिस्टॉर्शन आ रही बेल है आवाज लाइक में? कुछ बज रहा है। आवाज सबको खराब आ रही सर है, सही आ रही है? डिस्टॉर्शन हो रही है सर आपकी आवाज में। अच्छा जी, लेट मी चेक इट।
हेलो। सर अब स्टार्ट हुई है आपकी आवाज। चलें, गुड। So I hope the voice is audible now. जी, ग्रेट। तो अब हम बात करें कि भाई वो कौन से ऐसे एरियाज होते हैं, कौन से के जिनको हम कंसिडर करें जब हम कोई टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज पे काम करते हैं बहुत सारे आइडियाज हमारे जहन में होते हैं, तो किस चीज को लेके चलें, किस चीज को फाइनलाइज करें, उसके ऊपर अब हम बात करने लगे कि वो कौन से टूल्स होते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें अपनी नजर में रखना चाहिए टॉपिक को स्पेसिफाई करते वक्त, टॉपिक को फाइनलाइज करते वक्त, अपनी प्रायोरिटी सेट करते वक्त कि मैं किन एरियाज में रिसर्च करूं, किन एरियाज में ना करूं, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमें हमेशा सामने रखना चाहिए जब भी हम किसी टॉपिक को ढूंढें। तो आपके ख्याल में अगर आपसे मैं कहूं कि जी अच्छा किसी टॉपिक पे काम करें, किसी भी टॉपिक को, तो टॉपिक सेलेक्ट करते हुए आप किन चीजों को अपने सामने रखेंगे, किन चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे? जी, चैट बॉक्स में ही बता सकते हैं। कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट ना हुआ हो। ओके, गुड। बहुत ज्यादा रिपीटेशन ना हो टॉपिक पे, डुप्लीकेशन ना हुई हो ज्यादा। ठीक है, कोई और पॉइंट? सर हम ये देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड डेटा जो है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, लाइक अगर हम क्लिनिकल या मेडिकल फील्ड या किसी डिजीज से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो असेसेबल है या नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स पे, पेशेंट पे एक्सेस है या नहीं है। जो तस्लीम ने भी कहा जी, इजी टू कलेक्ट डेटा हो। मुफ्ती ने कहा प्रेवलेंस ज्यादा हो, तो शायद प्रेवलेंस ज्यादा होने से मतलब यही है कि जी डिजीज ज्यादा हो ताकि आसानी से हम वो पेशेंट देख सकें। मानू ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि जी इंटरेस्ट हो हमारा, कि जी इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, कि अगर हमारा किसी टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो आप उस पर काम ज्यादा अच्छा करेंगे। रेलेवेंट, रेलेवेंट से क्या मतलब है? रेलेवेंट टू होम? सुल्ताना ने कहा जी न्यू टॉपिक हो, ठीक है, डुप्लीकेशन ना हो। बर्डन ऑफ डिजीज कासिम ने कहा कि ठीक है, डिजीज बर्डन ज्यादा होगा, केसेस आसानी से मिलेंगे। रेलेवेंट से क्या मतलब है? ये रेलेवेंट वाला किसने कहा था? यूसुफ भट्टी। यूसुफ एक्सप्लेन करेंगे रेलेवेंट से क्या मतलब है? रेलेवेंट टू सीएफ, अभी सीएफ किया है इश्मा भाई। ये कीवर्ड्स, कोड वर्ड्स ना यूज करो ना, एब्रीविएशन फुल फॉर्म यूज करें। अब मेरे नजदीक सीएफ कुछ और होगा, आप सीएफ कुछ और को कह रही हो। सीएफ करंट सिचुएशन कैसे बन जाता है यार? ये तो मुझे बताओ, ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? चलें, करंट सिचुएशन से रेलेवेंट हो, ठीक है जी। तो बेसिकली हॉट टॉपिक हो, रिसेंटली जो है वो ज्यादा अंडर कंसिडरेशन हो, ज्यादा कम्युनिटी से रेलेवेंट हो। ठीक है जी, एग्जैक्टली एग्री विथ यू ऑल। तो यही वो सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो इंटरेस्ट है। सबसे पहले उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, यू विल लूज इंटरेस्ट, कम होगा तो आप चीजों को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत रिसर्च में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कंटिन्यू करना अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा ना हो। इंटरेस्ट होता है तो दैट कीप्स यू मोटिवेटिंग, दैट कीप्स यू फोर्सिंग, ठीक है ये काम मुझे करना है करना है करना है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप उसको अक्सर आधे में छोड़ के निकल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो टॉपिक उठाएं जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, अदर देन आपके सुपरवाइजर का इंटरेस्ट है, आपका अपना इंटरेस्ट होना जरूरी है। द सेकंड मोस्ट थिंग है रिसोर्सेस अवेलेबल हो उस चीज को करने के लिए। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसको करने के लिए खर्चा बहुत आ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, टेस्ट कराने के पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि जी रिसोर्सेस आपके पास कितने हैं उस चीज के लिए। एक और रिसोर्स हमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि टाइम। टाइम कितना है आपके पास चीज को कंप्लीट करने के लिए? जैसे टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन उसको कंप्लीट करने में 4 साल लग गए, तो आप बैठे हुए हैं कि यार कब मेरी रिसर्च खत्म होगी, कब मुझे डिग्री मिलेगी। ठीक है ना? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च जो बेशक हम इसलिए रिसर्च करते हैं
किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि प्रॉब्लम को हम हेल्प कर सकें या एक एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ सकें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट देयर आर अदर reasons to do research besides solving the problem, and one of them is to achieve the degree। कि एकेडमिक डिग्री को अचीव करने के लिए बहुत सारी जगहों पे रिसर्च भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इन चीज को भी बड़ा ध्यान में रखना है कि जी क्या मेरे पास टाइम की जो रिसोर्स है वो मेरे पास कितनी अवेलेबल है। अच्छा, डुप्लीकेशन के ऊपर बात की थी कि जी पहले उस पर काम कम से कम हुआ हो। अगर आप उस पर दोबारा काम कर भी रहे हैं, उसको डुप्लीकेट कर भी रहे हैं, देन यू शुड हैव अ वैलिड रीजन टू डुप्लीकेट। उस काम को रेप्लिकेट करने का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि भाई ये काम तो इंडिया में हुआ है, या ये काम तो यूएस में हुआ है, या ये स्टडी तो इस्लामाबाद में हुई हुई, तो मैं यहाँ कराची में दोबारा ये स्टडी क्यों करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। तो आई डू हैव अ स्ट्रॉन्ग रैशनल टू डू इट अगेन, टू रेप्लिकेट, टू डुप्लीकेट द स्टडी। आपके पास स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, वरना आपको परमिशन नहीं मिलती। देन बेनिफिट टू द सोसाइटी, जैसे अभी किसी ने कहा था कि जी कितना रेलेवेंट है इस कम्युनिटी के साथ, कि इस वक्त करंट सिनेरियो के साथ कितना रेलेवेंट है। तो करंट सिनेरियो के साथ तो वही चीज रेलेवेंट होगी, सोसाइटी पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होगी। तो जो चीज बेनिफिट दे सकती है सोसाइटी को, ऑब्वियसली अगर कोई हॉट सिचुएशन है जो कि करंट इश्यूज हैं, करंट मसले मसाइल हैं, तो वो सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट देंगे, बजाय इसके कि जो ऐसा इशू है जो कि अब सॉर्ट आउट हो गया है उसके ऊपर इतना काम करने की जरूरत नहीं होती कि उस पर कोई इतना, अगर अभी आप स्मॉल पॉक्स के ऊपर कोई रिसर्च करने जाएं तो इट्स नॉट रेलेवेंट टू आवर सोसाइटी, तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब वो हिस्ट्री बन चुका है, तो इट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। इसी तरह आप यूएस में जाके पल्मोनरी टीबी के ऊपर काम करना चाहें तो अगेन दैट वोंट बी रेलेवेंट फॉर देम, क्योंकि उनके लिए टीबी एक ऐसे ही हो गया जैसे हमारे लिए स्मॉल पॉक्स है, तो उनकी सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो दैट वोंट बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपको फंडिंग लेने में, परमिशन लेने में बहुत मुश्किल होगी। देन एक्सेस टू सैंपल, कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डिजीज हैं, जो भी चाहे वो अगर किसी डिजीज को लेकर कर रहे हैं या अगर हेल्थी में भी कर रहे हैं, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो ऐसा हो, आपकी स्टडी ऐसी हो कि आपको सब्जेक्ट्स मिल जाए आसानी से, आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकें। आपके पास डेटा कलेक्शन टूल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, किट होनी चाहिए, या अगर आप किसी क्वेश्चनर की मदद से कर रहे हैं तो आपके पास वो क्वेश्चनर मौजूद होना चाहिए जिसकी मदद से आप ये अपना डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। देन यू नीड टू इंश्योर कि जी आपकी स्टडी में कोई एथिकल इश्यूज नहीं है, ठीक है। आपकी जो स्टडी वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है। सपोज करें आप ट्रांसजेंडर पे यहाँ पे काम करें, या आप केपीके में जाके अगर आप वहाँ पे फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, एचआईवी के ऊपर काम करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी क्योंकि वो अभी एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी नहीं है। तो इसलिए आपने उन टॉपिक्स को उठाना है जो कि एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी हो, टू दी सोसाइटी लीडर्स को एक्सेप्टेबल हो, आपके सोसाइटी नॉर्म्स के साथ चल रही हो, ताकि आपको मुश्किलात ना आए। तो फॉर द बिगिनर्स दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बिफोर मूविंग ऑन, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो हम कहते हैं जब भी आप कोई टॉपिक्स ढूंढें दो तीन, तो उन दो तीन टॉपिक्स को इन पॉइंट्स के सामने रखते हुए उनकी स्कोरिंग कर लें। सपोज करें तीन टॉपिक्स थे, एक डायबिटीज था, एक हेपेटाइटिस था, एक न्यूरो सर्जरी था। अब मैंने देखा कि अच्छा मेरा किस टॉपिक में कितना इंटरेस्ट है, मैंने आउट ऑफ 10 हर एक को स्कोरिंग देना शुरू कर दिया। डायबिटीज से मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने उसको 9 दिया, हेपेटाइटिस में कम था 6 दिया, न्यूरो सर्जरी में 4 दिया। रिसोर्सेज अवेलेबल, मैंने कहा डायबिटीज के लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, मेरे पास पेशेंट पे एक्सेस भी है, जो डायबिटीज पे चीजें करनी है वो ज्यादा आसान है, मुझे पता है क्या करनी है, तो मैंने उसको ज्यादा स्कोर दिया, हेपेटाइटिस न्यूरो सर्जरी को कम दिया। डुप्लीकेशन मुझे पता है डायबिटीज से बहुत काम हो चुका है, तो डायबिटीज पे नया काम लाना बड़ा मुश्किल है, तो इस पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन जरूर होगी, तो मेरा यहाँ स्कोर कम हो गया, 5 हो गया। हेपेटाइटिस पे 7, डुप्लीकेशन मुझे लगा कि इतना ज्यादा काम नहीं है एज कम्पेयर टू डायबिटीज, तो उसका स्कोर ज्यादा है। और न्यूरो सर्जरी वाला टॉपिक पे और कम मिलेगा क्योंकि इस पे काम बहुत ही रेयर हुआ है, बहुत कम लोग उस पे जाते हैं, तो वहां पे स्कोर सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे डुप्लीकेशन बहुत कम होगी। तो इसी तरह हर सेगमेंट के आगे आप उसके पॉइंट्स टॉपिक के लिहाज से लिखते हैं, जहाँ एंड में आप टोटल कर लेंगे जी आउट ऑफ 60 आपको कितने मिले। तो ये 10 कोई फिक्स नहीं है, आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। 10 ये मैंने इजी रखने के लिए रखा था। तो जो भी आपका सम बनेगा फिर आप तीनों टॉपिक्स में देख लें कि जी हाई स्कोर किस में आया, जिसमें हाई स्कोर आया दैट इज द मोस्ट फिजिबल टॉपिक टू सिलेक्ट फॉर योर स्टडी। तो वो सबसे आसान टॉपिक है, सबसे फिजिबल टॉपिक है कि इसको लेते हुए चलें। तो ये वो कॉमन एरियाज हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि देखे जाते हैं वाइल सेलेक्टिंग अ टॉपिक, इनको आप
देखते हुए अपने टॉपिक को फाइनलाइज करें ताकि चीजें आपकी आसान हो। तो जो अब आपने जो असाइनमेंट जमा कराना होगा, वो जो कराना होगा उसको मैं बता देता हूँ सिंपली, कि आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव तक आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड आ जाता है, फिर आपने गैप को आइडेंटिफाई किया, अपना ऑब्जेक्टिव बताया, रैशनल बताया, ठीक है जी। बैकग्राउंड में ऑब्वियसली थोड़ा सा लिटरेचर सर्च भी आ जाएगा। तो जो भी साइनॉप्सिस का या आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक ही जैसा होता है, वो आपने लिखना है। किसी भी टॉपिक पे जो भी आपका इंटरेस्ट हो, और उस पे आपने ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, प्रॉब्लम बनाना होगा, रिसर्च प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं उसकी हमने बात की थी। तो ऑब्जेक्टिव तक आपने अपने साइनॉप्सिस को बनाना है। अभी बेशक रेफरेंसेस आप अपने स्टाइल में जैसे भी देना चाहें दे सकते हैं, बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रेफरेंसेस लिखना सिखाऊंगा, तो वो चीज भी कवर हो जाएगी। और फिर आपने इस तरह का एक चार्ट बनाना है, कोई भी 2 या 3 टॉपिक्स लेने हैं, रैंडमली कोई भी ले लें, और इस तरह का एक चार्ट बना के एक आपने ये भी चीज सबमिट करानी है। तो एक असाइनमेंट में 2 कंपोनेंट होंगे, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। कहाँ कैसे जमा कराना है वो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। तो इसके साथ हमारी क्लास खत्म होती है। कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप वो ग्रुप पे सवाल करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जब तक बंद नहीं होता थैंक यू किसी ने सर। कोई सवाल करना है तो बेशक, वरना ग्रुप पे Sir, सवाल please पूछ can सकते हैं you आप। explain this chart again? ना करो यार, इतना मुश्किल तो चार्ट नहीं है ये कि एक्सप्लेन समझ में ना आए। सर बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।